डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी का ब्लॉक 1 प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड प्लस करिकुलम एडेप्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हमने TLM शिक्षण सामग्री से रिलेटेड चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा है वो है दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने में शिक्षण सामग्री और तरीकों के साथ विशेष उपकरणों और साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चों के सीखने के व्यवहार के विशेषताओं पर आधारित हो, जो प्रशिक्षण वीडियो के लिए दिशा निर्देश विकसित किए जाते हैं। दृष्टिवान बच्चे अपने आसपास क्या हो रहा है ये देख के कई चीज़ें आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों को यह बहुत ही मुश्किल होता है या उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। बस देखने भर से पलक झपकते ही बड़ी मात्रा में जानकारी सामने आ जाती है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसकी आवश्यकता नहीं है हमें भी या फिर बच्चों को भी, वो चीज़ें भी हम सीख जाते हैं, देख के ही सीखते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी या ये एक्सपोजर है वो VI बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, अतः उनकी देखने की शैली स्वाभाविक है। दृष्टिबाधित बच्चों का सीखना मध्यस्थ शिक्षण है, इसलिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियाँ तार्किक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होनी चाहिए। जो VI बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी अगर हम उनको सिखा रहे हैं तो उसमें हमको मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे उनका जो भी शिक्षण होगा, मैथ्स से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट ले ले वो भी, या हम कुछ किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमेशा उनके लिए मध्यस्थता शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं VI बच्चों के लिए तो उसमें तार्किक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हम स्टार्ट करते हैं और कुछ हमने पहले से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, कौन सा हमें चैप्टर पढ़ाना है, उस चैप्टर में क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, या TLM किस तरह का हमें क्लासरूम में या बच्चे को पढ़ाते समय ज़रूरत होगी, तो उसको हम पहले से एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, व्यवस्थित करके रखेंगे कि आज ये पार्ट है, ये लेसन है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी सामग्री चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे हम क्रमबद्ध और पहले से ही व्यवस्थित करके रखें। ये नहीं कि हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया उसके बाद हम ढूंढ रहे इसमें कौन सा TLM हम इस्तेमाल करें या इसको हम कैसे पढ़ाएं, यहाँ पे कौन सा टेक्निक अपनाएं। तो ये सब हमें बच्चे को सिखाने से पहले ही प्लान कर लेना है कि हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस तरह से हमें उसको आगे लेके जाना है। बहुत से शिक्षकों और औपचारिक सीखने की स्थितियों से बहुत अलग तरीके से होती है। यह सत्य है कि शिक्षण और सीखना मानव विकास के अपरिहार्य पहलू है। अक्सर बार बार सीखने को सुदृढ़ीकरण द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। कई बार हमें एक चीज़ को कई बार सीखना पड़ता है उसमें एक्सपर्टीज़ लाने के लिए या अच्छे से उस कौशल को सीखने के लिए, तो दोहराना भी या रिपीटेशन भी हमें कई बार करनी पड़ती है। दृष्टि संकेत विविध अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे नॉर्मल बच्चे हैं या हम और आप कुछ सीख रहे हैं तो उस टाइम जो हम देखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ये बहुत ही जो हमारा देखने का है दृष्टि संकेत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि स्पर्श, सुनना और सूंघना इंद्रियां पूरी तरह से दृष्टि का स्थान नहीं ले सकती है। जैसे हम VI बच्चों को स्मेल या टच या हेयर सुनने से रिलेटेड सारा कुछ हम बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो देखने की क्षमता है उसका जगह ये तीनों इंद्रियां नहीं ले सकती है।
सब इंद्रियों का अपना अपना काम होता है, लेकिन जब हम वीआई बच्चे को सिखाने की बात करते हैं तो इस तीनों इंद्रियों को के द्वारा जो भी कौशल किया जाता है उसमें हमें बच्चे को निपुण या अच्छे से उनका डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो उनका जो भी काम हो, एडीएल हो या एजुकेशनल हो या ओरिएंटेशन मोबिलिटी हो, सब में वो सक्षम हो सके। दृष्टिबाधित बच्चों को दृष्टि सीमाओं के कारण सीखने और समझने के लिए अधिक दोहराने की आवश्यकता होती है, अधिक समय लगता है। तो इन बच्चों को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर बार बार रिपीटेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। दृष्टिबाधित बच्चों जानकारी के टुकड़ों के माध्यम से अवधारणाओं का दृष्टि प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। जैसे हम और आप एक चीज़ को एक बार उसके बारे में जानकारी या उसको पूरी तरह से देख रहे हैं, लेकिन वीआई बच्चों को हम टुकड़ों में या स्मॉल टास्क की तरह या फिर छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन के द्वारा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। वे चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं, खोजते हैं, पहचानते हैं, या जो डिस्क्रिमिनेशन करना है, हमें भेदभाव का अंतर करना है वो करते हैं, और सामान्यीकरण करते हैं। अगर दो चीज़ में हमें अंतर बताना है, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मॉल है, बिग है, किस तरह का है, या शेप एंड साइज़ में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो जो वीआई बच्चे वो स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं। लेकिन दृष्टिवान बच्चे तेज दृष्टि प्रसंस्करण के कारण समग्र रूप से दृष्टि विवरण सीखते हैं। तो जो देख सकते हैं वो बच्चे उस चीज़ को एक बार में ओवरऑल पूरे चीज़ों को देखते हैं। तो उनके लिए इंफॉर्मेशन लेना या सीखना वीआई बच्चों के कंपैरिजन आसान होता है, या फिर वो जल्दी सीखते हैं। सीखने का सूत्र मुख्य रूप से अन्य सीखना है। सीखने के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन आवश्यक शर्तें हैं। जो सीखने के लिए उसमें हमें डिसिप्लिन भी रखना है और बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी भी देनी है। उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई दोहराए जाने वाले कार्यों से बेहतर है। मनुष्य बहुत सी बातें सीखता है जो उसे जानने की आवश्यकता भी नहीं होती है। करके सीखना, किसी कार्य को करना। अगर हम प्रैक्टिकल ज़्यादा बच्चे को सिखाए या प्रैक्टिकल करते हुए ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिले तो वो उस चीज़ को और आसानी से सीखते हैं। थ्योरी में कई बार हमने पढ़ लिया, लेकिन जब खुद से करने के लिए गए तो वो चीज़ें नहीं हुई। इसलिए थ्योरी से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल पे जोर देते हैं। ज्ञान समझ और व्याख्या द्वारा निर्धारित होता है। ज्ञान के बारे में जानकारी याद करते समय ताज़ा करें और हासिल करें। ज्ञान की पहचान जैसे मामलों को नियंत्रित करते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेने होंगे। जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी बच्चे को है उसके बारे में उनका अगर पूर्व ज्ञान है या पहले से उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो उससे पूछेंगे। बच्चे को नहीं पता है तो बताएंगे, या कुछ भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी उनको पता है तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ भी बच्चे को पता है तो उससे रिलेट करके भी हम चीज़ों को बता सकते हैं। फिर जब हम बढ़ रहे हैं उस पार्ट को या उस चीज़ के बारे में बच्चे को बताने या सिखाने के समय तो हमें सावधानीपूर्वक जो भी हम निर्णय लें कि इसके बाद अब क्या करेंगे या इसको कैसे करेंगे वो सावधानीपूर्वक लेंगे। क्योंकि नई शिक्षा से दृष्टिबाधित बच्चे जो पहले से ही सीख चुके हैं उनमें कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को पहले से कुछ चीज़ सीख चुके हैं और हम उसी चीज़ को नए तरीके से अगर सिखा रहे हैं, या बच्चे से हमने पूछा नहीं कि तुमने कैसे सीखे हो या तुम इसके बारे में क्या जानते हो। जैसे मैथ्स में होता है, अक्सर एक ही मैथ्स को आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हो या फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें अलग अलग मेथड होते हैं। तो किसी बच्चे ने अगर एक मेथड से सीखा है, फिर किसी और ने उसको दूसरे मेथड से सिखाया और वो बच्चे से पूछा नहीं कि आपको ये आता है कि नहीं, करने आता है कि नहीं, बच्चा संकोच के मारे पूछ नहीं रहा है कि सर ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रह जाता है
क्या ये दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्या मैंने किया है वो गलत है या सही है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हुए, या कन्फ्यूज़न हो ही ना, इसका ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए अंधकार शब्द को प्रकाशहीनता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अगर अंधकार मतलब अंधेरा हो गया, वहाँ पे हम प्रकाशहीनता शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब भी है कि वहाँ पे प्रकाश नहीं है, अंधेरा ही होगा। लेकिन बच्चे, अगर हम वीआई बच्चे को पहले से बता चुके हैं कि अंधेरा मतलब अंधेरा है और प्रकाशमान है तो उजाला है, तो फिर बाद में हमें अंधेरा और प्रकाशहीनता उसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन बच्चे को दोनों शब्द का वो मतलब अलग अलग समझ रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रकाश और प्रकाशहीनता दोनों साथ में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे में भ्रम होने की संभावना हो। बच्चे को अंधेरे और प्रकाशता का अंतर जानने के लिए उनकी विशेषताएं समझानी चाहिए। जब भी हम कोई भी चीज़ या नया वर्ड बच्चे के सामने बता रहे हैं, या वो वर्ड आ रहा है क्लासरूम में या फिर बच्चे को पढ़ाते समय, तो उस चीज़ का उसका मीनिंग बच्चे को हमें बताते हुए या समझाते हुए आगे बढ़ना है। ये कि नहीं इसको छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे, या फिर कहानी में नहीं भी बता रहे हैं तो चल जाएगा, या जो भी पार्ट है तो हम आगे बढ़ने का सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समान मापदंडों और असमान मापदंडों के साथ या उनके बिना बच्चे के सीखने के चरणों में ठोस अनुभवों के बाद अमूर्त शिक्षा शामिल होती है। जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ के बारे में कंसेप्ट बता रहे हैं या उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो पहले ठोस अनुभव बच्चे को बताएंगे, उसके बाद अमूर्त या हम जो कल्पना करते हैं या कल्पना से सोचते हैं उसको शामिल करना है। पहले बच्चे को जितना हो सके उतना हमें उनको जो एक्सपीरियंस बच्चे कर रहे हैं वो कंक्रीट होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को दृष्टिबाधित बच्चों को देखते समय यथासंभव ठोस अनुभव प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने का एक विशेष कारण यह भी है कि दृष्टि की कमी उनके अनुभव की व्यापकता और विविधता को कम कर देती है। क्योंकि बच्चा सिर्फ सुन रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं या फील नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सुन रहे हैं किसी जैसे वेजिटेबल्स का है या फ्रूट्स का है, तो वहाँ पे हम सिर्फ बोल दे रहे हैं कि ये सब्जियाँ होती है, बैंगन है, आलू है, प्याज है, लेकिन वो टच करके या फिर उनका शेप कैसा है, वो कैसे महसूस करेंगे, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे को वो क्लियर ही नहीं होगा कि उसका कैसा, या स्वाद के द्वारा तो कैसा उसका शेप है, कैसा साइज है। अगर हम बच्चे को लाइव देते हैं तो नाम के साथ उस ऑब्जेक्ट का भी वो रिलेट करेंगे और उनके लिए उसका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा एक एक चीज़ का। तो हम खिलौने के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर वुडन या प्लास्टिक का भी मिलता है, या फिर सब लोगों के घर में जो ये सब चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है, तो उसके द्वारा भी हम बच्चे को बता सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भी हमें क्लास में या फिर जो भी उस लेसन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बच्चे को अनुभव कराते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर विविधता, अनुभव की व्यापकता और विविधता को कम कर देती है। यह भी देखा गया है कि दृष्टिबाधित बच्चे ठोस वस्तुओं को ठोस विचार या अवधारणा नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने नाम सुना है या फिर रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इसलिए कई बार हम जो सिर्फ सुने होते हैं वो भूल भी जाते हैं, लेकिन हम जिसको एक्सपीरियंस करते हैं अपने फील करके, टच करके, टेस्ट करके, तो उसका हमें याद रहता है या देख के। तो इसलिए बच्चे को हमें एक्सपीरियंस कराते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षक के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी चीज़ों को यूं ही ना छोड़ दिया जाए, यह योजनाबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि दृष्टिबाधित बच्चों को सीखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह सच नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि जो स्पेशल चाइल्ड है उसमें अगर एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करे तो दूसरा उनका बहुत तेज़ होगा, जबकि ऐसा उन्होंने कभी सिर्फ सुन के ही बोल रहे हैं, कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया या फिर देखा नहीं है या फिर भी बच्चे से कभी मिले नहीं है।
तो ये गलत है। जो वीआई बच्चे हैं उनको ये सारे स्किल्स, टच स्किल्स है या टेस्ट करने का है या सुनने की क्षमता है, उसको हमें डेवलप्ड है तो अच्छी बात है, और अच्छे तरह से डेवलप्ड करने की ज़रूरत होती है। व्यवहार में दृष्टिबाधित बच्चे शेष इंद्रियों का बहुत कम उपयोग कर पाते हैं। कार्यक्रमों में रुचि के साथ भाग लेने के लिए उन्हें कार्यबल द्वारा उचित रूप से सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चे अगर पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं स्कूल में या फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी चीज़ में, तो जो स्पेशल चाइल्ड है उनको हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। उन किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी हमें देखना है। यदि इस उद्देश्य के लिए माता पिता को शामिल करना आवश्यक है तो माता पिता के सब व्यावसायिक की उपलब्ध सेवाओं की खोज की सभी संभावनाओं का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व कर ले तो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब उनको कोई झिझक नहीं हो रही है या पेरेंट्स के साथ वो करना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ उनको करवाए। फिर अगर क्लास में कोई अच्छा उसका फ्रेंड्स बन चुका है तो फ्रेंड्स के साथ वो करना चाहता है तो उनके साथ भी हम करवा सकते हैं। तो बच्चे की कंफर्टेबल बच्चे किस में हो रहा है या उनका कंफर्ट जोन कैसा है, क्योंकि अचानक हम नई स्थिति में अगर बच्चे को डालें तो वो किसी को भी, हमें और आपको भी दिक्कत होगी उस माहौल से एडजस्ट होने में। तो इन बच्चों को हमें मोटिवेट करके, अगर पेरेंट्स के साथ करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करना महत्वपूर्ण है। तो वो पहली बार पेरेंट्स के साथ करेंगे, फिर धीरे धीरे उनका झिझक ख़त्म होगा या उनको उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, अकेले भी कर सकता हूँ, तो फिर वो अकेले भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। अनुकूलित शिक्षण विधियों और सामग्रियों को लागू करते समय दृष्टिहानि द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सीखने की प्रक्रिया पर अंतर्निहित प्रभाव पड़ता है। जो भी वीआई बच्चे हैं तो दृष्टिहीनता की वजह से जो भी कठिनाई है, जो भी बैरियर है, उससे जो सीखने का जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स है, वो भी प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए जो भी हम टीएलए में या बच्चे को हम कैसे सिखा रहे हैं वीआई बच्चे को, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनको सिखाना है। फिर दृष्टिहानि के वस्तुनिष्ठ प्रभाव। अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड हो गया है तो उसमें जो सबसे पहला है, अनुभव की व्यापकता और विविधता में कमी। अगर किसी चीज़ के बारे में बच्चे को जानना है या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो उस चीज़ में कमी आ जाती है। बच्चे को उसमें अगर कोई चीज़ हमें देखने में अच्छा लगता है या करने में अच्छा लगता है तो ही उस चीज़ को हम बार बार करते हैं। तो यहाँ उनको अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा या करना पसंद नहीं करेंगे या फिर उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, पेरेंट्स है, क्लास टीचर है या पीयर ग्रुप है, तो उन सब लोगों के आसपास का उनका माहौल कैसा है, किस तरह से हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी एक्टिविटीज़ में हम उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को भी हमें साथ में लेके चलना है। फिर दूसरा है घूमने फिरने की क्षमता कम होना। जैसे वीआई बच्चे तो उनको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरे जगह जा सके। घर से अगर पार्क जाना है या स्कूल जाना है या कुछ नीचे जाना है, स्कूल में भी एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम या कैंटीन कैफेटेरिया एरिया में जाना है या प्लेग्राउंड में जाना है, तो किस तरह से वो खुद से चल सके, अपना काम खुद से कर सके, उसके लिए उनको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पर्यावरण पर नियंत्रण और पर्यावरण के संबंध में स्वयं पर नियंत्रण। हमारे आसपास का जो माहौल है वो किस तरह का है, कैसा बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उनका सोशलाइजेशन कैसा है, आसपास के जो लोग हैं, टीचर है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, या सोशली जिससे हम रिलेटेड हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो कई बार फैमिली मेम्बर्स का भी जो रवैया या बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो ये उनका डेली किस किस प्रॉब्लम से उनको सामना करना पड़ रहा है या कैसा उनका सिचुएशन है, तो ये सब चीज़ें भी जो दृष्टिहीनता के कारण आई है बच्चे के ऊपर, इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। फिर दृष्टि हानि के
व्यक्तिपरक प्रभाव, जो पहला स्थिरता, फिर दूसरा है जो वीआई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर तीसरा है अनुपात संख्या में, फिर चौथा उपयोगिता, अवशिष्ट दृष्टि, अगर बच्चे में थोड़ी सी भी दृष्टि बची है तो उसका किस तरह से वो उपयोग करे या इस्तेमाल करे, उस चीज़ का भी हम बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं। या फिर टीएलएम है तो वो चीज़ें दे सकते हैं बच्चे को। लार्ज बिग प्रिंट का बुक है, या फिर फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, और टॉकिंग बुक्स दे सकते हैं, ब्रेल बुक्स दे सकते हैं। गहरा सामाजिक प्रभाव, जो हमारा समाज का सोशल बैरियर है, या फिर जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से अपना उनका एटीट्यूड है या बिहेवियर है बच्चे के प्रति, स्कूल में जा रहा है बच्चा वहाँ पे, या फिर प्लेग्राउंड में, घर में ही, तो ये सभी चीज़ें देखनी है। फिर है आवश्यकता, बच्चे की नीड्स क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं, खेलने में या पढ़ने में, हर एक चीज़ में। तो बच्चे का जो भी या डेली लिविंग स्किल्स है उसमें जो हमारा डेली का काम होता है, बाथिंग, वॉशिंग, ग्रूमिंग, कॉम्बिंग, तो सब ड्रेसअप कैसे होना है, कैसे हम करेंगे। फिर खुद से अगर हम बच्चे घर में है तो खुद से अगर उनको पानी लेना है या फिर खाना लेना है किस तरह से करेंगे, तो उनका ये सारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में ये सब भी आ जाएगा। उनको टॉयलेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं, खुद से बाथरूम मतलब इंडिपेंडेंटली बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं। फिर हमारा ज्ञान और मार्गदर्शन के सभी प्रभावों को बस में करना या फिर शांत करना। तो ये सारे जो बच्चे की स्थिति है या फिर उनकी आवश्यकता है या फिर वो किस तरह से चीज़ों को करेंगे, कैसे सीखेंगे, तो इस सब चीज़ों को हम कैसे करके शांत कर सकते हैं या बच्चे के अनुकूल कर सकते हैं। बच्चे के अनुकूल के लिए जो भी उनका एक्टिविटीज़ है या उनको ट्रेनिंग देना है, तो बच्चे के अनुकूल कैसे हम उन चीज़ों को उनके लिए कर सकते हैं ताकि बच्चे उससे अडेप्ट हो और चीज़ों को सीखे, मोटिवेट हो। तो उपयुक्त वस्तु उन्मुख और व्यक्ति परक उद्देश्यों के अलावा शिक्षण सीखने की पद्धति की चर्चा में शिक्षा के लिए दृष्टि हानि के निहितार्थों के अध्ययन के व्यवहारिक चरणों पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो पहला है, यहाँ तक कि दृष्टिबाधित बच्चा को नकल और बाहरी दुनिया के संपर्क के माध्यम से लगभग सहज रूप से सरल कौशल सीखता है, उसे व्यवस्थित रूप से सीखने में प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जो नॉर्मल चाइल्ड है उसे बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, बहुत सारा काम है, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सीखते हैं। उसी तरह अगर छोटा चीज़ भी है तो भी हमें वीआई बच्चों को सीखने की आवश्यकता होती है या बताने की आवश्यकता होती है। जैसे मोबाइल इस्तेमाल करना हमने छोटे बच्चे को सिखाया नहीं, लेकिन उनको आता है, वो तो गूगल प्ले स्टोर भी खोल लेते हैं, गेम भी डाउनलोड कर लेते हैं, खेलना भी शुरू कर देते हैं। कहीं एक बार उन्होंने किसी बच्चे को देखा होगा तो उससे उनको वो देख के सीख लिया। लेकिन वीआई बच्चा है तो उन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप बताने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि हम या टॉकिंग मोबाइल है उसमें इसके बाद ये क्लिक करेंगे या इसके बाद ये वॉइस आएगा तो ये बटन दबाना है, तो इस तरह से वो सिखाएंगे। तो जो वीआई बच्चे उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोई भी अगर हम शिक्षण सहायता दे रहे हैं बच्चे को, तो उसमें हो सकता है कि उनको हमें व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध सिखाने की ज़रूरत हो, या वो आसान स्किल्स हो तो भी हो सकता है कई बार हमको वो रिपीट भी करना पड़े। मतलब कि बहुत ही छोटा स्किल्स बोलोगे इसको क्यों इतनी बार रिपीट करना, लेकिन बच्चे की अगर आवश्यकता है तो हो सकता है हमें 2 बार की बजाय 4 बार भी रिपीट करना पड़े, तो वो हमें करना है। दृष्टिबाधित बच्चों में दिखाई देने वाली कुछ समस्याएं दृष्टिबाधिता से संबंधित नहीं होती है। तो कई बार जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो उनके विजन लॉस से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम होती है, जैसे घर के प्रति या सामुदायिक जीवन के प्रति आकर्षण अनुकूलन। तो अगर सिर्फ विजन लॉस के अलावा भी अगर कोई दिक्कत है या कोई बच्चे में
बिहेवियर प्रॉब्लम है या कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ को भी हमें जानना है और सॉर्ट आउट करने का कोशिश करना है। फिर वयस्क और बच्चे एक दूसरे को नहीं समझते और इसलिए उनकी धारणाएं अलग अलग होती है, क्यों वे एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। कई बार एक ही शब्द का उपयोग कई जगह होता है, या हम किसी और मीनिंग से बोल रहे हैं और अगला किसी और मीनिंग से बोल रहा है, लेकिन वो वर्ड वही है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं या थोड़े बड़े हो गए हैं या टीनेजर ग्रुप में हैं या फिर यंग चाइल्ड है, तो उसमें एक ही चीज़ को लेके अलग अलग समझ हो सकती है, अलग अलग धारणाएं भी हो सकती है, क्योंकि दोनों बोल एक ही वर्ड रहे हैं, लेकिन उसका वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है और वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। तो इसलिए दोनों को लगता है कि ये अलग है और हम इससे अलग हैं। बच्चे में आवश्यक लक्षणों की तुलना में ठोस अस्तित्व की गहरी छाप हो सकती है। वो हमेशा अपनी भावनाओं और बाहरी घटनाओं के बीच अंतर नहीं कर पाता। कई बार है जो वीआई बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं या फिर बाहर की वातावरण में या हमारे आसपास कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते या अंतर नहीं कर पाते कि ये तो अलग चीज़ है और हम मेरे अंदर या हमारे साथ जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। फिर यह गलत धारणा है कि दृष्टिबाधित बच्चे सुनने और स्पर्श करने में सक्षम होते हैं। क्षमताओं में अतिरिक्त शक्ति होती है जिसे दूर करना होगा। उनमें इन कौशलों को विकसित करने के लिए पर्याप्त व्यायाम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर सुनने का या फिर टच स्पर्श का जो स्किल्स है वो हमें वीआई बच्चों में डेवलप करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो बुक पढ़ेंगे या फिर उनका जो ट्रेनिंग है वो सब कुछ इस पे ही निर्भर होता है, सुनने पे, स्पर्श पे। तो हमें ये कौशल अगर बच्चे में है तो उसे और भी अच्छे से डेवलप करना है। जब इन कौशलों को व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं किया जाता है तब तक इनके पास सीखने का और कोई अन्य तरीका नहीं होता है, क्योंकि इन जो शिक्षण है या वीआई बच्चे का ट्रेनिंग है वो इस पर ही आधारित होता है, इस पर ही बहुत निर्भर करता है, या इनका योगदान वीआई बच्चों को सिखाने में और सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम करते समय हमें यह याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों का वर्णन उन शाब्दिक शब्दों का उपयोग करते हैं जो वे अक्सर करते हैं, जिनका अधिकांश समय के लिए कोई अर्थ नहीं होता। कई बार होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से सिखाएं तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जो शब्द या जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को लेके उसी को आधार बना के हम बच्चे को सिखाने का या उस चीज़ के बारे में बताने का कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है उसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन वहाँ पे अगर हम अचानक से नया कुछ बच्चे के सामने लाएंगे तो हो सकता है वो भ्रमित हो जाए, कन्फ्यूज़न हो। इसलिए जिस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा रिलेट करते हैं उससे रिलेट करके ही उसी को आगे करके हमें उनको सिखाने का कोशिश करना चाहिए। सूचनाओं के बीच संबंध बनाना सीखना एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्रमबद्ध रूप से पहचानना, समूह बनाना, व्यवस्थित करना सीखने में मदद करता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो तो उसको हम सीरीज बाय बताया 1 2 3 4 इस तरह से, या उसका समूह बनाना ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 इस तरह से व्यवस्थित करना। जैसे अगर हम दो चीज़ों के बीच में बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना है तो उनको सॉर्टिंग करना या मैचिंग करना हम बता सकते हैं कि जो सेम चीज़ है उसको एक साथ रखो, या फिर जो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया जो एक जैसा शेप का है उसको आप एक निकाल के उसको अलग करो। तो इससे भी बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। गतिविधि को करने के लिए कई मध्यवर्ती कदम उठाए जाते हैं जिनकी सिर्फ आकलन किया जाता है। कई बार हम बच्चे को कोई एक्टिविटीज़ करवाने के लिए उसमें मध्यवर्ती
कदम भी उठाते हैं कि अगर डायरेक्ट हमें नहीं बताना है तो उसका सहारा या उसके माध्यम से भी हम बच्चे को बता सकते हैं। तो उसका हम टाइम टू टाइम जो मूल्यांकन है या इवेल्युएशन है वो कर सकते हैं। ये उससे अगर वो हमने किया और बच्चा का अच्छा से बच्चे सीख रहा है तो कैरी ऑन करेंगे। अगर वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो फिर हम उसको चेंज करने का या फिर उसको दूसरे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। सीखने की प्रगति समान नहीं है, लेकिन कई बार यह चरम पर पहुंच जाता है। कई बार जो सीखने का प्रगति है वो हर बच्चे में अलग अलग होता है, वो स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो। क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सबका सीखने का, समझने का या किसी चीज़ को ग्रहण करने का, किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट बनाने का, सबका ही बच्चे का अलग होता है। आप ये नहीं मान के चलोगे कि सारे बच्चे एक जैसा ही सीख रहे हैं या एक जैसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से स्पेशल चाइल्ड का भी हर बच्चे का जो अपना प्रोग्रेस का है या सीखने का तरीका है या सीखने का जो समय है वो अपने हिसाब से होता है। कई बार बच्चा बहुत अच्छा सीखते हैं, कई बार बच्चे बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन कई बार यह चरम पर पहुंच जाता है जहां सीखने की दर प्रशंसनीय दिखाई देती है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, जल्दी जल्दी सीख रहा है, तो लोग भी बहुत प्रशंसा करते हैं कि अच्छे से सिखा रहे हैं, बच्चा भी अच्छा सीख रहा है। लेकिन कभी कभी जो बच्चा है वो अच्छा नहीं कर पा रहा है या अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो कभी कभी दृष्टिबाधित बच्चा अपनी पढ़ाई में सुधार नहीं कर पाता है या अच्छा नहीं कर पाता है, तो शिक्षक को केवल अपने खराब प्रदर्शन परिणामों के आधार पर संज्ञात्मक प्रणाली पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। वो घर का हो सकता है, बच्चे का खुद का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है। तो ये कि टीचर को लगे कि सिर्फ मेरे वजह से ही नहीं सीख पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनका पारिवारिक समर्थन और सामाजिक वातावरण का भी एक अंतर्निहित प्रभाव होता है। जो भी बच्चे, उनके आसपास का जो वातावरण कैसा है या घर पे उनका माहौल कैसा है, तो ये सब चीज़ें भी बच्चे के सीखने में या उनका जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट है तो उसमें प्रभाव डालता है। कभी कभी अंधापन अतिरिक्त समस्याएं जोड़ देता है। यदि खराब आँख में लगातार दर्द हो रहा है, इस अवस्था में उचित उपचार आवश्यक है, अन्यथा इसका अन्य तरीकों से बच्चे की शिक्षा पर सीधा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कई बार जो कॉम्प्लिकेशंस है जो बच्चे को हुआ है, तो उससे अगर उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है या फिर पेन हो रहा है बच्चे को, तो वो भी उसमें भी बहुत बच्चे को अगर हमारा ही अगर सिर दर्द हो रहा है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है। उसी तरह बच्चे को अगर कंटिन्यू पेन होता रहेगा तो बच्चा उस टाइम अपने पढ़ाई में या फिर कुछ भी सीख रहा है उसमें ध्यान नहीं दे पाएगा या करेगा नहीं, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको मन नहीं करेगा, वो उसको लगेगा कि हम इसको छोड़ दें। या फिर किसी ट्रीटमेंट की वजह से बच्चा कहीं लंबे समय के लिए कहीं बाहर चला गया है, तो वहाँ पे भी उसका जो एजुकेशन है वो हैम्पर होगा या फिर उसका छूट जाएगा, तो वो पीछे हो जाएगा। तो उसको सारे बच्चे के समान आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कई कारण हो सकते हैं बच्चे का अगर जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या उसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। तो बच्चों में कार्यात्मक दृष्टि और हल्की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे में विभिन्न प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। शिक्षकों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को थोड़ा थोड़ा फंक्शनल विजन है बच्चे में, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे को लाइट परसेप्शन है, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट में भी बच्चा टोटली ब्लाइंड हो सकता है, फंक्शनल विजन उसके पास हो सकता है, लो विजन हो सकता है, या फिर लाइट परसेप्शन भी हो सकता है कि हम ये कि कुछ बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है या कर रहा है जो बच्चे के लिए सही नहीं है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हर बच्चे का जो कंडीशन है या बच्चे की क्या स्थिति है उनके विजन लॉस का, तो उस टाइम बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनका जो बिहेवियर है वो इससे रिलेटेड है, किस तरह का है, या क्लासरूम का है, या टीचर भी
कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इस चीज़ों का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और बच्चे को समय समय पर उचित मार्गदर्शन देना है। अतिरिक्त विकलांगता वाले दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी विशिष्ट विकलांगता स्थिति के आधार पर विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कई बार है कि किसी बच्चे को ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है, कई बच्चे को अगर वो ट्रेंड है तो उनको उतनी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी नीड्स है और बच्चे का जो भी ज़रूरतें हैं वो हर बच्चे में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये भी देखना है हमें किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है या उनको क्या आवश्यकता है, किस तरह से उनको हम हेल्प करें या सपोर्ट दें। दृष्टिबाधित बच्चों को एक संपूर्ण अवधारणा बनाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उन्हें कई हिस्सों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें एक संपूर्ण रूप देने के लिए चतुराई से व्यवस्थित करना होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके एक पूरा उसको उसके बारे में या संपूर्ण जानकारी उसको उसके लिए लेना है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि जो वीआई बच्चे वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर जो पूरी जानकारी है वो इकट्ठा करते हैं, तो वो किस तरह से व्यवस्थित करें उसको। फिर दृष्टिबाधित बच्चे उचित अर्थ से जुड़े बिना कई मौखिक कौशल विकसित कर सकते हैं और उचित भाषा कौशल विकसित करने के लिए उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे सिर्फ वो सुन के कुछ सीख रहे हैं बोलने का और उन्होंने सीख भी लिया, लेकिन उसका मतलब क्या है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है वो उनको पता नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो बच्चे अगर सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका उनको अर्थ पता है कि नहीं पता है, ये किस लिए बोला जा रहा है, ये किससे संबंधित है। जैसे कि नीचे बताया गया पाठ्यक्रम संबंधित विषयों को पढ़ने के दोनों तरीकों और शिक्षण सामग्री के उपयोग में सुधार की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं गणित सामग्री का जो मैथ से रिलेटेड टीएलएम है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समान सीखने के परिणामों के लिए गणित पाठ्य सामग्री का अनुकूलन आवश्यक है। जब भी हम बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हैं तो इसके लिए वीआई बच्चे के लिए टीएलएम की आवश्यकता पड़ती है। गणित पढ़ना सीखने के लिए ब्रेल पाठ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए भी हमें ब्रेल आना चाहिए या ब्रेल सीखना पड़ता है। जो मैथ्स का है 1 2 3 4 वो हम ब्रेल में भी लिखते हैं या ब्रेल में भी क्वेश्चन होता है या मैथ्स का बुक होता है। तो इसलिए ब्रेल आएगा तो ही हम जो बच्चे को मैथ्स भी हम सिखा पाएंगे। चूँकि मैथ एक मूर्त विषय है जिसमें ठोस, अलंकृत और अमूर्त अवधारणाएं शामिल है। जहाँ तक संभव हो नकल करते समय भौतिक उत्पादन के सिद्धांतों को परिष्कृत किया जाना चाहिए। उपयुक्त होने पर प्रतिस्थापन किए जाते हैं और कुछ आवश्यक विषय बिंदुओं की कल्पना की जाती है। जैसे मैथ्स में बहुत सारा चीज़ हम मान लेते हैं, मतलब कि ऐसा मान लो कि ऐसा है, फिर हम उस सम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें वो अमूर्त है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए वीआई बच्चे उनको बताना है। और जब भी हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो उनका बच्चे का टीएलएम बनाएंगे और मैथ्स से रिलेटेड जो भी उनका सामग्री होगा वो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है कि भौतिक उत्पादन के सिद्धांतों को परिष्कृत किया हुआ है। ऐसी अवधारणाओं को पढ़ाने में निम्नानुसार आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पहला है हमारा 3D वस्तु या 2D वस्तुएं बहुत सारे होते हैं। जैसे 3D का बड़े आकार में हो सकता है या फिर 3D का छोटे आकार में जो मैथ्स का जो टीएलएम है वो हो सकता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे ये सारे 3D है, जो लाइव आपका बॉल है, ग्लोब है, कैन है, लूडो का जो क्यूब है। तो ये सारा हम बच्चे को 3D शेप में है। तो ये सारा चीज़ हम बच्चे को बड़े आकार में भी अवेलेबल करवा सकते हैं और छोटे आकार में भी अवेलेबल करवा सकते हैं।
जैसे इसमें बच्चे को इससे रिलेटेड हमें ज्योमेट्री बताना है, तो ये सारा चीज़ें उसमें लगेंगी। फिर है एसोसिएबल 3D ज्योमेट्री जिस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो इसमें ये अलग अलग शेप का बन सकता है, इसमें आराम से हम बना सकते हैं। जब बच्चे को एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एब्ट्यूस एंगल, ये एंगल के बारे में हमें बताना है, तो किस तरह से बच्चों का जो VI बच्चे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो, और इस तरह का जो मैथ्स है वो उनके लिए ऐसा ना लगे कि बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगा, वो करने में सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ईज़िली इससे समझ के उन सब जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। फिर आपका है ट्रेलिंग व्हील की रेखाओं जैसी 2D आकृतियों से लेकर बच्चे की परिचित पैटर्न वाली मिट्टी की वस्तुओं तक। जैसे अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का जो अलग अलग शेप एंड साइज का भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं बच्चे के लिए। तो ये 2D शेप्स का है आपका ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी हम बच्चे को जिस रिलेटेड हम पढ़ाना चाहते हैं, सर्कल है, ओवल है, हेक्सागोन, पेंटागोन, पैरेग्राम। तो इस तरह से बच्चे इससे रिलेटेड जो मैथ्स है, जो सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व करते हैं। फिर आपका 2D और 3D है। 3D में आपका जो लाइव ऑब्जेक्ट हो गया उस तरह का है, तो इसमें आप जो मटेरियल है वो भी आप दे सकते हो, या फिर वुडन का या प्लास्टिक का भी अवेलेबल होता है, वो भी हम दे सकते हैं। और 2D शेप में हम बना भी सकते हैं खुद से, कार्डबोर्ड से, या उसमें भी बना हुआ बहुत सारा प्लास्टिक का, वुडन का आता है, तो हम बच्चे के लिए अवेलेबल भी करवा सकते हैं। फिर आपका स्पर्श संकल्पना पुस्तकें और सामग्रियों से, जैसे ब्रेल में यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, तो इस तरह से जो ब्रेल में जो मैथ्स बुक है या मैथ्स बुक अवेलेबल है, तो उसमें बच्चे को अगर ब्रेल आता होगा तो ही वो इस बुक को पढ़ पाएंगे। फिर ब्रेल में 1 2 मतलब पूरा काउंटिंग हम लिखते हैं, तो उसके लिए ब्रेल सिखाना भी बच्चे को आवश्यक है, तो उनको ब्रेल भी बताना है, बच्चे को सिखाना है। फिर है जहाँ तक 2D रूपों की निश्चित पहचान की बात है, विज्ञान जो साइंस से रिलेटेड है, अनुसंधान से पता चलता है कि भौगोलिक विशेषताएं स्पर्शनीय और उत्कीर्ण है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए या साइंस से रिलेटेड अगर कुछ बच्चे को बताना है, तो उसमें आपका इंडिया का मैप बना हुआ है। फिर इधर हम लेयर्स ऑफ अर्थ बता रहे हैं, तो उसमें हम बच्चे को ऐसा मिट्टी का या फिर किसी और चीज़ का भी बना के बता सकते हैं, लेयर बाय लेयर है। तो ये जो VI बच्चे, इससे इनको बहुत ही सहायता मिलेगी, उनको समझने में बहुत आसानी होगा, हर एक चीज़ का कंसेप्ट उनका क्लियर होता जाएगा। तो आज हमने देखा कि जो मैथ्स पढ़ाने के लिए VI बच्चों को कौन कौन सा TLM, किस तरह का उनकी सामग्री या TLM की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे 2D है, 3D है, ब्रेल बुक्स में है, तो और जो लाइव ऑब्जेक्ट्स है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके सहायता से जो VI बच्चे हुए ज्योमेट्री और मैथ्स आसानी से पढ़ सकते हैं और उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। धन्यवाद।